अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान और मैं हूं शहजाद इकबाल। कहने को तो पाकिस्तान एक इस्लामी मुल्क है, हमारा माशरा भी खुद को इस्लामी माशरा कहता है। इस मुल्क में आइन भी है, कानून भी है, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान में गैरत के नाम पर खवातीन के मावरा अदालत कत्ल का सिलसिला न सिर्फ जारी है बल्कि ऐसे वाक़यात की मज़म्मत और मुखालफत के बावजूद ये मामला संगीन से संगीन तर होता जा रहा है। और अलमिया ये है कि ये मामला सिर्फ दूर दराज के दही या कबायली इलाकों तक महदूद नहीं है, बल्कि इस तरह के सफाकाना वाक़यात पाकिस्तान के मरकजी शहरों में भी सामने आते रहते हैं। पिछले माह कोयटा के नवाई इलाके में जिरगे के जरिए गैरत के नाम पर दोहरे कत्ल का दिल दहला देने वाला वाक़या सामने आया था और अब रावलपिंडी में भी ऐसा ही वाक़या मंजर आम पर आया है, जहां एक 19 साल शादीशुदा लड़की को कुछ दिन पहले गैरत के नाम पर कत्ल कर दिया गया। और तशवीशनाक बात यह है कि रावलपिंडी जैसे शहर में इस लड़की के कत्ल का फैसला भी जिरगे ने किया है। पुलिस रिकॉर्ड्स के मुताबिक 21 जुलाई को रावलपिंडी के थाना पीर वदाई में मकतूला सिद्रा के शौहर जियाउर रहमान ने एफआईआर दर्ज करवाई कि इसकी 19 साल बीवी 11 जुलाई की रात मोहल्ले के एक शख्स उस्मान के साथ फरार हो गई है और उसने निकाह पर निकाह कर लिया है। मगर पुलिस का दावा है कि शौहर की तरफ से इस मुकदमे के इंदराज से 4 रोज पहले ही लड़की को 17 और 18 जुलाई की दरमियानी रात कत्ल कर दिया था। पुलिस ने इब्तदाई तहकीकात के बाद लड़की के अगवा के इस मुकदमे को कत्ल के केस में तब्दील करके इसकी तफ्तीश शुरू कर दी है, जिसमें यह बात सामने आई है कि मकतूला लड़की को उस्मान नामी शख्स के साथ फरार होने के बाद अहले खाना वापस लेकर आए, जिसके बाद जिरगे ने इसके कत्ल का फैसला किया और लड़की को किसी के साथ भागने के इल्जाम में कत्ल कर दिया गया और पुलिस को गुमराह करने के लिए लड़की की अगवा की एफआईआर दर्ज करवाई गई। इब्तदाई तफ्तीश के बाद पुलिस ने शादीशुदा खातून को जिरगे के हुक्म पर कत्ल करने के इल्जाम में अब तक 8 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है, जिनमें जिरगे में शामिल अफराद के अलावा कब्रिस्तान के सेक्रेटरी, गोरकन और लड़की की मैयत रिक्शे में ले जाने वाला शख्स भी शामिल है। अहम बात यह कि लड़की के कत्ल का फैसला करने वाला जिरगा लड़की और उसके शौहर के खानदान के अफराद पर मुश्तमिल था और इसमें इलाके का मुंतखब वाइस चेयरमैन असमतुल्लाह भी शामिल था, जो मुबैना तौर पर लड़की का चचा भी है। इस केस में आज मजीद पेशरफ हुई है और पुलिस की दरख्वास्त पर इलाका मजिस्ट्रेट कमर अब्बास ने मकतूला की कब्र कुशाई के अहकाम जारी कर दिए हैं। पुलिस के मुताबिक अब पोस्टमार्टम के बाद ही मालूम होगा कि लड़की को कैसे कत्ल किया गया। इसलिए अब जहां इस केस के असल हकायक सामने आना और कातलों को सजा मिलना जरूरी है, वहीं गैरत के नाम पर कत्ल और बिलखसूस जिरगों के जरिए गैरत के नाम पर कत्ल के अहम मसले पर बात करना भी उतना ही जरूरी है, क्योंकि गैरत के नाम पर कत्ल के कई वाकयात इससे पहले भी सामने आते रहे। पिछले हफ्ते ही बलूचिस्तान में कोयटा के नवाई इलाके संजीदा डिगारी में एक खातून के गैरत के नाम पर कत्ल करने का वाकया मंजर आम पर आया था, जिसके दिल दहला देने वाले मनाजिर ने लोगों को हैरान कर दिया था और पूरे मुल्क में एक तशवीश की लहर को जन्म दिया था। अलमनाक बात यह है कि इस खातून के कत्ल का फैसला भी एक जिरगे ने ही किया था और जिरगे के फैसले के बाद खातून को उसके भाई ने गोली मारकर कत्ल किया था और खातून की मां तक ने इस कत्ल को दुरुस्त करार दिया था। इससे पहले भी बेशुमार ऐसे वाकयात रिपोर्ट हो चुके हैं जहां पर खवातीन को गैरत के नाम पर अपने ही खानदान के अफराद ने कत्ल किया हो। 3 हफ्ते पहले रावलपिंडी में ही रवाद के इलाके में बाप ने टिकटॉक अकाउंट से वीडियो डिलीट ना करने पर 16 साल बेटी को कत्ल कर दिया था। इससे पहले इसी साल जनवरी में कोयटा में अमेरिका से वापस आने वाली फैमिली में बाप ने टिकटॉक अकाउंट की वजह से 19 साल बेटी को कत्ल कर दिया था। 2016 में एबटाबाद में भी 16 साल अमरीन को जिरगे ने कत्ल करने का हुक्म दिया था, जिस पर यह इल्जाम था कि उसने अपनी दोस्त को घर से भागने में मदद फराम की थी। जबकि 2012 में कोहिस्तान में एक वीडियो स्कैंडल की बुनियाद पर 5 खवातीन को कत्ल किया गया था, क्योंकि वो एक शादी की वीडियो में गाने गा रही थी, तालियां बजा रही थी और वीडियो में एक लड़का डांस कर रहा था। कौमी सतह पर इन वाकयात की मुज़म्मतें होती रही हैं, तशवीश का इजहार भी किया जाता है, एक्शन भी लिया जाता है, मगर रियासत अब तक इन वाकयात को रोकने में नाकाम रही है। ह्यूमन राइट्स वॉच के मुताबिक पाकिस्तान में औसतन एक साल में 1000 ऐसे केसेस रिपोर्ट होते हैं जिनमें खवातीन को गैरत के नाम पर कत्ल किया जाता है। और तशवीशनाक बात यह है, ये सिर्फ रिपोर्ट होने वाले केसेस का नंबर है, क्योंकि गैरत के नाम पर खवातीन के कत्ल की तादाद असल में इससे कई ज़्यादा है, क्योंकि गैरत पर कत्ल के बेशतर केसेस या तो रिपोर्ट नहीं होते या फिर अक्सर केसेस में कत्ल को हादसा या खुदकुशी का रंग दे दिया जाता है। इसके अलावा ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान के आदाद शुमार के मुताबिक 2024 में गैरत के नाम पर 405 खवातीन को कत्ल किया गया, जबकि 2023 में गैरत के नाम पर कत्ल होने वाली खवातीन की तादाद 490 थी। अहम बात यह कि पाकिस्तान में गैरत के नाम पर कत्ल के 2 किस्म के वाकयात सामने आते हैं, जहां कभी तो खवातीन को उनके करीबी रिश्तेदार गैरत के नाम पर कत्ल कर देते हैं या फिर जिरगे का मुतवाजी निज़ाम गैरत के नाम पर खवातीन की जिंदगियों का फैसला करता है और किसी कानूनी प्रोसेस पर अमल किए बगैर ही खवातीन को गुनहगार करार देकर कत्ल करने का फैसला सादर किया जाता है। अहम बात यह कि पाकिस्तान में जिरगा या पंचायत का निज़ाम दहाइयों से राइज है, जो बदकिस्मती से मुतवाजी अदालती निज़ाम के तौर पर काम करता है।
इन जिरगों में शामिल अफराद खुद ही मुद्दई और खुद ही मुनसिफ होते हैं और किसी भी कानून, कायदे या इंसाफ के तकाजों के परवाह किए बगैर ये जिंदगी और मौत के फैसले करते हैं। बाज़ औक़ात इन जिरगों के जवाज़ के लिए यह बहाना बनाया जाता है कि अदालतों से इंसाफ के हसूल में ताख़ीर होती है, इसीलिए जिरगों के जरिए फैसले किए जाते हैं। लेकिन ये सिर्फ बहाने ही हैं, क्योंकि इनका असल मकसद यही होता है कि कानून के दायरे से बाहर रहकर मनमाने फैसले किए जाएं। हकीकत यह है कि जिरगे या पंचायत का यह निज़ाम खुद इंसाफ का कत्ल है, क्योंकि इस अमल में पहले तो कोई शफाफियत नहीं होती, लेकिन उससे बढ़कर यह कि मुल्क में इस किस्म के मुतवाज़ी निज़ाम की कोई गुंजाइश ही मौजूद नहीं है। यह नहीं हो सकता कि एक मुल्क में इंसाफ के दो निज़ाम हो। इसलिए ज़रूरत इस बात की है कि ऐसी रियासत जहाँ बाकायदा निज़ाम मौजूद हो, निज़ाम इंसाफ मौजूद हो, चाहे वो एक कमज़ोर निज़ाम ही क्यों ना हो, वहाँ रियासत यकीनी बनाए कि किसी मुतवाज़ी जिरगे या पंचायत की गुंजाइश नहीं है। बहरहाल अब रावलपिंडी में गैरत के नाम पर जो कत्ल हुआ है, जो अफसोसनाक वाक़या हुआ है, उसकी क्या तफसीलात है, पुलिस ने अब तक क्या कार्रवाई की है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं के CPO खालिद हमदानी। खालिद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। इस वाक़े की ज़रा तफसीलात बताइएगा। 21 जुलाई को FIR होती है, शौहर FIR करवाता है कि मेरी बीवी जो है वो भाग गई है, लेकिन बाद में पुलिस को ये पता चलता है कि उस लड़की को तो 3-4 दिन पहले ही कत्ल कर दिया गया था। क्या तफसीलात है और ये मामला इन्वेस्टिगेशन का अब तक कहाँ तक पहुँचा है? देखिए, जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है, जैसे आपने अपने इंट्रोडक्शन में बताया है, जो पहले हमारे पास एप्लीकेशन है उसमें इस तमाम वाक़े को अगवा की शक्ल देने की कोशिश की गई, लेकिन जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे चली तो हमारे पास ये कुछ इन्फॉर्मेशन और कुछ क्लूज़ ऐसे आए कि लड़की को पहले ही जो है वो कत्ल करके, जिन दिनों ये बारिशें आई, पहले चंद दिन पहले बड़ी शदीद बारिशें आई, तो खामोशी के साथ रात के अंधेरे में दफना दिया गया है। तो पुलिस ने बड़ी थारो और लीगली करेक्ट तरीके से ऐसे केसेस को हम बहुत संजीदगी से लेते हैं और हमने टीम बनाई और उसके बाद हमने जो कब्र थी उसके निशान तक मिटा दिए गए। उस पर हमने पुलिस की गार्ड लगाई और लीगल प्रोसीजर मुकम्मल होने के बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि हमने ये जो कत्ल का मुकदमा है ये पुलिस की मुद्दईयत में दर्ज किया है। अब इसकी पुलिस मुद्दई है, रियासत इसकी मुद्दई है और कुछ लोगों को गिरफ़्तार किया गया है क्योंकि अभी इन्वेस्टिगेशन अंडर प्रोसेस है। तो जो चीज़, जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं कि चंद लोगों को जो है वो गिरफ़्तार कर लिया गया है। वाक़े की पूरी पिक्चर हमारे सामने आई है, लेकिन मैं आपको ये यकीन दिलाता चलूँ कि ऐसे केसेस में कोई भी शख्स जो है वो बच नहीं सकेगा। इसकी बड़ी संजीदा, थारो और बड़ी फुल प्रूफ किस्म की इन्वेस्टिगेशन होगी और हम इस चीज़ को यकीनी बनाएंगे कि अदालत के ज़रिए से इसको टेस्ट केस के तौर पे जितने भी मुल्ज़मान हैं, उनका जो भी किरदार है, उन सबको सज़ाएँ दिलवाएँ। सही, आपने कहा कि जो कब्र थी उसके निशानात भी मिटा दिए गए थे। आज मजिस्ट्रेट ने कहा है कि कब्र कुशाई की जाए, तो आप पता चल गया कि कब्र कहाँ पे है। और दूसरा ये बताइएगा, जब आप कहते हैं कि पुलिस की मुद्दईयत में अब कत्ल का मुकदमा दर्ज हुआ है, क्या इसका मतलब ये है कि फैमिलीज आपस में मिलकर कोई सेटलमेंट नहीं कर सकते इस मामले पर? नो, इट्स अ नॉन कंपाउंडेबल केस। अब ये सुलह नहीं हो सकती। PPC का जो 311 दफ़ा है, जो कि गैरत के नाम पे कत्ल को नॉन कंपाउंडेबल बनाता है, उसका हमने इजाद किया है। और उसके साथ साथ क्योंकि पुलिस मुद्दई है ऐसे केस में, तो अब फैमिलीज़ या जो कि एक तरह से गैरत के नाम पे कत्ल में फैमिली मेम्बर्स एक दूसरे को माफ़ कर देते हैं और केस जो है वो ख़त्म हो जाता है, तो ऐसी कोई गुंजाइश हमारे केस में नहीं है। सेकेंडली, हमने कब्र को लोकेट कर लिया था और हमने वहाँ पे गार्ड भी लगा दी है और एक्सहुमेशन की जो रिक्वेस्ट है मजिस्ट्रेट के सामने कि कब्र कुशाई की जाए, उसका एक लीगल प्रोसीजर होता है, नोटिस इशू करने होते हैं। तो जब तक कि ये पूरा प्रोसीजर होगा, हमने कब्र को भी लोकेट कर लिया और जो कब्रिस्तान कमेटी का चेयरमैन है वो भी अंडर कस्टडी है, अंडर अरेस्ट है। और उसके साथ जिस शख्स ने वो कब्र खोदी है रात के वक्त, वो भी अंडर अरेस्ट है। और जो पूरा प्रोसीजर हुआ है और ये जो पूरा क्राइम हुआ है, उसके हर एक एंगल से पुलिस जो है इस चीज़ को यकीनी बना रही है कि कहीं पे शहादत कोई ज़ाया ना हो और केस जो है वो अपने मुकम्मल तफसीलात के सामने अदालत के सामने रखा जाए, सबूतों के साथ अदालत के सामने रखा जाए। वंस द इन्वेस्टिगेशन इज़ कंक्लूडेड, हम इंशाअल्लाह मीडिया के ज़रिए तमाम कौम को, पूरे शहर सबको हम
इसके वाक़े की, इस घिनौने जुर्म की तफसील भी बताएंगे। और जब हमारे लिए ये पॉसिबल होगा, लीगली पॉसिबल होगा, फॉर्मेलिटीज़, लीगल फॉर्मेलिटीज़ के बाद, तो हम इसकी जो मज़ीद तफसीलात हैं वो भी मीडिया के सामने शेयर करने के खालिद साहब, अभी पिछले हफ्ते ही जो क्वेटा के नवाई इलाके की एक वीडियो सामने आई थी जिसमें एक भाई ने अपनी बहन को कत्ल किया गैरत के नाम पे, और उसके शौहर को भी, मुबैना तौर पे उसका शौहर था, उसको भी कत्ल किया। लोगों को बड़ा हैरान हुआ कि आज भी हम 2025 में हैं, पाकिस्तान में कहने को तो इस्लामी जमहूरिया मुल्क है, हम यहाँ पे अदालती निज़ाम भी है, फिर भी जिरगा ऐसे फैसले। लेकिन आज जो मैं डिबेट देख रहा हूँ सोशल मीडिया पर खासतौर पर, वो लोगों को ज़्यादा हैरान कर रही है कि ये कोई दूर दराज का इलाका नहीं है, रावलपिंडी का इलाका है। तो यहाँ पर भी क्या एक्टिवली जिरगा पंचायत बैठ के फैसले कर रहे होते हैं अपने ख़ानदान के हवाले से या गैरत के कत्ल के हवाले से? नहीं, ऐसा नहीं है। जरगों की या इस तरह की जो सिस्टम्स हैं, हमारे शहरों में ऐसे किसी चीज़ की, ऐसे किसी निज़ाम की कोई गुंजाइश नहीं है। इट्स वन ऑड इंसिडेंट जिसमें फैमिलीज़ ने इकट्ठे होकर घर के अंदर बैठकर ये डिसीजन हुआ, और उसकी जैसे जैसे जो इसकी मज़ीद डिटेल्स हैं वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि जरगा ओपन ग्राउंड में बैठा है, सबके सामने शहर को पता है और उस पर कत्ल का फ़ैसला हुआ, ऐसा नहीं है। घर के अंदर बैठकर फैमिलीज़ ने इस लड़की को कत्ल करने का फ़ैसला किया और उसको अगवा का जुर्म बनाया ताकि पुलिस को मिसलीड किया जा सके। लेकिन हम उन तमाम लोगों तक उनकी शिनाख्त हमने कर ली है, उनकी हम तह तक पहुंच चुके हैं कि कौन कौन उस, उम्मीद है उन तमाम लोगों को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं, मजीद बात करेंगे इससे। वेलकम बैक। साबिक वजीर खजाना डॉक्टर मिफ्ता इस्माइल एक बार फिर नून लीग की हुकूमत के निशाने पर आ गए। हुकूमती वज़रा की जानिब से मिफ्ता इस्माइल पर मफादात के टकराव के इल्जाम लगाए जा रहे हैं। इस हवाले से कल सेनेट के इजलास में सेनेटर अनुशुर रहमान की जानिब से मिफ्ता इस्माइल पर बेनज़ीर नशोनुमा प्रोग्राम के ठेके अपनी कंपनी को देने का इल्ज़ाम लगाया गया और हुकूमत से इस मामले पर सवालात किए गए, जिसके जवाब में वफाकी वजीर तारिक फजल चौधरी ने दावा किया कि साबिक वफाकी वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने अपनी वजारत के दौरान बेनज़ीर नशोनुमा प्रोग्राम के लिए मुख्तस रकम को 2 से 20 अरब रुपए तक बढ़ा दिया, जबकि उनकी कंपनी इस प्रोग्राम के तहत बच्चों के लिए खास खुराक की वाहिद सप्लायर थी। तारिक फजल चौधरी ने यह भी दावा किया कि मिफ्ता इस्माइल की कंपनी का ये कॉन्ट्रैक्ट पेपरा रूल्स के असूलों को नज़रअंदाज करते हुए दिया गया है और अब तक 97 अरब रुपए इस मंसूबे के लिए मुख्तस किए जा चुके हैं, जिसके बाद सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने यह मामला सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी को भिजवा दिया है। हुकूमती रहनुमाओं के इन इल्जामात पर साबिक वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने एक्स पर जारी बयान में कहा है कि अगर वजीर के पास बतौर पब्लिक ऑफिस होल्डर उनके खिलाफ किसी भी किस्म के गलत काम में मुलविस होने का कोई सबूत है तो वो मेरे खिलाफ नैब या FIA में कार्रवाई करें। अगर सबूत नहीं है तो वो अवामी सतह पर अपने अल्फाज वापस लें, वरना वो इनके खिलाफ हद तक के इज्जत का मुकदमा दायर करेंगे। अब अहम बात यह है कि मिफ्ता इस्माइल पर जो इल्ज़ाम लगाया जा रहा है उसका ताल्लुक बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम और वर्ल्ड फूड प्रोग्राम से है। अहम बात यह है कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत मुख्तलिफ मनसूबों पर काम होता है। उन्हीं में से एक मनसूबा बेनज़ीर नशोनुमा प्रोग्राम भी है, जिसके तहत वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के जरिए ग़िज़ाई किल्लत का शिकार खवातीन और बच्चों को खसूसी खुराक फराम की जाती है, जिसकी रकम हुकूमत वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को देती है और फिर खुराक की प्रोक्योरमेंट वर्ल्ड फूड प्रोग्राम करता है। और अब इसी मामले को लेकर मिफ्ता इस्माइल पर इल्ज़ामात लगा रहे हैं, जिसमें बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वफाकी वजीर डॉक्टर तारिक फजल चौधरी। तारिक फजल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। कल जब आप बात कर रहे थे बेनज़ीर नशोनुमा प्रोग्राम पे, तो आपने कहा कि मिफ्ता इस्माइल साहब के दौर में इसको 2 अरब से इसकी रकम जो है वो 21 अरब रुपए कर दी गई, और फिर अनुशुर रहमान साहब ने भी कहा कि अगर ये मफादात के टकराव, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मामला है तो ये मामला नैब को जाना चाहिए। अब डॉक्टर मिफ्ता इस्माइल साहब कह रहे हैं कि या तो आप अपने इल्जामात साबित करें, वरना इल्जामात वापस ले, वरना वो आपके ऊपर केस करेंगे, हद तक इज्जत का केस करेंगे। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया शहजाद साहब, आपने प्रोग्राम में दावत दी। देखिए, गुजारिश ये है कि जो उन्होंने एक्स पे अपना पैगाम दिया है मिफ्ता इस्माइल साहब ने, मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज वहां से करूंगा। सबसे पहली बात तो ये है कि मैंने कोई इल्ज़ाम नहीं लगाया, या अनुषा बीबी ने अगर कोई सवाल पूछा है तो उन्होंने कोई इल्ज़ाम नहीं लगाया। ये सारे वो फैक्ट्स थे जो मिनिस्ट्री ऑफ पॉवर्टी एलिवेशन, जिसका ज़ैली इदारा है बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, ये सारे फैक्ट्स मिनिस्ट्री ऑफ पॉवर्टी एलिवेशन ने दिए हैं। ये हमारे कोई ज़ाती फैक्ट्स तो नहीं है। मैंने अपनी कोई ज़ाती मालूमात की बुनियाद पर तो कोई बात नहीं की। ये कब शुरू हुआ और उस पर कितनी लागत जो है वो इस पर अब तक दी जा चुकी है, और वो कौन कौन सी कंपनीज हैं जो नशोनुमा प्रोग्राम के तहत जो है फूड सप्लीमेंट्स मुहैया कर रही हैं। ये प्रोग्राम जब शुरू हुआ तो इसमें लागत जो थी ये तकरीबन 2 अरब थी। सन 2000 में शुरू हुआ। अब जब
मिफ्ता इस्माइल साहब का जब दौर था, जब वो वजीर खजाना थे, तो उस वक्त इसकी जो लागत है वो 2 अरब से बढ़ा के 2022-23 में 21.5 अरब कर दी गई। और इस प्रोग्राम के तहत जो हमारा बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है, उसके साथ जो कोलैबोरेशन में इदारा था वो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है। वही सारे ये साशे जो कि हमला खवातीन को प्रेगनेंसी के वक्त उन्हें दिए जाते हैं, और ताकि ग़िज़ाई किल्लत को दूर किया जा सके, बच्चों की सेहत अच्छी हो, माँ की सेहत अच्छी हो, जच्चा बच्चा दोनों जो है उनकी सेहत को बेहतर बनाने के लिए ये फूड सप्लीमेंट्स पूरे मुल्क में तकसीम किए जाते हैं। तो BISP ने वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के साथ मिल के कोलैबोरेशन के साथ ये सारे तकसीम करने होते हैं। ये अब उस प्रोग्राम में वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का कैसे उनके साथ JV हुआ या उनके साथ कोलैबोरेशन हुई, ये सारा तो वजारत बेहतर बताएगी। लेकिन वो सारी जो प्रोक्योरमेंट है, यानी उसका हसूल करना प्लस उसके बाद उसकी तरसील, वो सारी वर्ल्ड फूड प्रोग्राम करती रही है और अभी तक कर रही है। और उन्होंने जो पाकिस्तान में इंडस्ट्री शॉर्टलिस्ट की है वो सिर्फ एक इंडस्ट्री थी, इस्माइल इंडस्ट्री, जो कि मिफ्ता इस्माइल साहब की है। ये इन्फॉर्मेशन थी जो वजारत ने दी और मैंने फ्लोर ऑफ द हाउस पे दी। अच्छा, अब लेकिन तारिक साहब, इसमें मजे आप की कह रहे हैं बात कि ये आपने है कोई कि एलिगेशन उनके ऊपर नहीं लगाया, लेकिन बज़ाहिर आप यही इंप्लाई कर रहे थे कि इसमें कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, क्योंकि उन्होंने 2 अरब से इसको 21 अरब पे लेके गए और जो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है वो प्रोक्योरमेंट भी उन्हीं की कंपनी से कर रहा है। और इसीलिए फिर अनुशा रहमान साहब ने भी कहा कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का अगर ये मामला है तो नैब को भिजवाया जाए। तो करप्शन एलिगेशन तो लगाया ना आपने एक तरीके से। देखें, बात यह है कि अभी तो ये सेनेट ने मामला रेफर कर दिया है अपनी सेनेट कमेटी को, स्टैंडिंग कमेटी को, जो कि कंसर्न स्टैंडिंग कमेटी है, वो आगे इसको देखेगी कि कहाँ इसको लेके जाना है। लेकिन आप ये देखें कि एक्स पे जो मिफ्ता इस्माइल साहब ने जो पैगाम अपना दिया है, जो पोस्ट किया है, जी। उसमें तो सारा खुद एडमिशन है। उन्होंने जो मैंने फ्लोर ऑफ द हाउस पे जो बात की है, उसमें किसी एक बात को भी उन्होंने डिनाई नहीं किया। उन्होंने ये नहीं कहा कि वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के साथ मेरा कोई ताल्लुक नहीं है मेरी इंडस्ट्री का। उन्होंने कहा कि हमारा ताल्लुक 20 साल से है। इसका मतलब ये है कि जब 20 अरब को उन्होंने 21 अरब किया, तो उस वक्त ऑलरेडी जो है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम जो है वो उनकी इंडस्ट्री से ये सामान ले रहा था, या कॉन्ट्रैक्ट उनका इंटैक्ट था। तो उन्होंने तो एडमिट किया है इसे, और उन्होंने कहा जी कि हमारा, दूसरी बात मैंने ये की कि हमारा जो पेपरा रूल्स होते हैं, कल मैंने सेनेट में बात की, उसके तहत ये सारी प्रोक्योरमेंट नहीं हुई। इसका अपना एक इंडिपेंडेंट मैकेनिज्म है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का, उनका इंटरनल सिस्टम है। वो भी मिफ्ता इस्माइल साहब ने एडमिट किया है अपनी एक्स की पोस्ट में कि हमारा जो उनके साथ मामला है वो तो 20 साल से चल रहा है, और वो इंटरनेशनल टेंडर है जिसके जी, तहत तारिक साहब, हमने वो उनके ये साथ जो है एक्सेप्ट वो। कर रहे हैं अपने ट्वीट में, लेकिन वो बताना ये चाह रहे हैं कि ये प्रोग्राम जो स्माइल इंडस्ट्रीज को मिला हुआ है, जो उनकी कंपनी है, वो 20 साल से मिला हुआ है, यानी कि उनके फाइनेंस मिनिस्टर का होना उसका इसका कोई ताल्लुक नहीं है। दूसरा, आपने पेपर रूल्स की बात की, कल इरफान साहब थे चेयर पे, उन्होंने भी बात की। तो ये जो प्रोग्राम है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, ये प्रोक्योर करते हैं तो ये अपने स्टैंडर्ड्स, UN जो प्रोटोकॉल्स है उनके तहत ही करते हैं, तो उस पर पेपर रूल्स तो कभी भी अप्लाई नहीं करते। ना आज कर रहे हैं, ना जब मिफ्ता इस्माइल साहब थे तब कर रहे थे, ना जब ये प्रोग्राम 2020 में शुरू हुआ PTI की हुकूमत थी उस वक्त कर रहे थे। देखिए, बात यह है कि नॉर्मली जो इस तरह की इंटरनेशनल एजेंसीज होती हैं वो पाकिस्तान में और दीगर ममालिक में फंडिंग करती हैं। ये बड़ी अनूनी बात है, क्योंकि मेरी ये रेलेवेंट मिनिस्ट्री नहीं है, इसलिए मैं ज़रा इसके बारे में वो मालूमात नहीं रखता कि वर्ल्ड फूड प्रोग्राम बजाय पैसा देने के पाकिस्तान की BISP से पैसा ले रहा है और प्रोक्योरमेंट भी अपनी कर रहा है। ये पैसा जो है पाकिस्तान में, जो पाकिस्तान का बजट होता है उसमें रिफ्लेक्ट होता है, और वहां से ये पैसा दिया गया है। पहले 2 अरब था, बाद में 21.5 अरब हुआ, और उसमें हमने ये नहीं कहा कि उन्होंने जनाब इसमें वो करप्शन की है या फलां। सिर्फ ये है कि तरीकाकार जो भी अपनाया गया है तो वो तरीकेकार तो फैक्ट्स भी 2020 में उन्होंने बना होगा माने। ना, जब ये प्रोग्राम शुरू हुआ PTI के दौर में। डॉक्टर मिफ्ता इस्माइल साहब तो 2022 में वजीर खजाना थे, उन्होंने तो नहीं बनाया होगा फिर ये। नहीं, मैं आपको अर्ज कर रहा हूँ कि उस वक्त इसकी जो मिकदार थी वो 2 अरब थी। इनके दौर में जब ये वजीर खजाना थे, वो 2 अरब से 21.5 अरब रुपया बढ़ा दिया गया। अब हमने चेक किया, जो हमारी कैबिनेट की मिनट्स हैं उसमें भी इस बात का जिक्र नहीं है। ये मैं आपको ज़िम्नन ये बात बता रहा हूँ, जी। लेकिन ये कोई हमारी तरफ से कोई ऐसा नहीं है कि मैंने कोई अपनी, फिर मैं कहूंगा कि जाती तो मालूमात की वैसे बुनियाद के ऊपर कोई BISP मैंने जो हमने स्टोरी पता किया ब्रेक है, की हो। BISP की जो रकम मुख्तस करती है वो फाइनेंस मिनिस्ट्री करती है कि कितना रखना है इस प्रोग्राम में, लेकिन उसकी एलोकेशन किस प्रोग्राम में कितनी होगी वो तो BISP का बोर्ड करता है, फाइनेंस मिनिस्ट्री तो नहीं करती। नहीं, मेरा ख्याल है बोर्ड कैसे कर सकता है, जो रकम बढ़ानी होती है वो ज़रा गवर्नमेंट ने फैसला करना होता है। गवर्नमेंट तो ओवरऑल हमेशा रकम हर बनाती है ना, साल कि अगर, बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत तो कई सारे मंसूबे चल रहे हैं ना, कैश डिसबर्समेंट भी है, मैं फ्लाइट आपको प्रोग्राम और मैं भी कर आपको रहे यही होते हैं। अर्ज कर रहा हूँ, ये प्रेरोगेटिव जो है ये गवर्नमेंट का होता है कि
BISP में आपका पॉवर्टी एलिवेशन के हवाले से दीगर जितने भी प्रोग्राम चल रहे हैं, बैतुल माल को एक खतीर रकम दी जाती है, पहले 3-4 अरब थी, अब वो भी 12-14 अरब रुपया हो गया सालाना। तो ये जी। सारा फैसला गवर्नमेंट का होता है तो और अच्छा डॉक्टर कैबिनेट साहब मुझे बताइए, या क्योंकि फाइनेंस मिनिस्टर डिसाइड करते हैं। 2022 में ही मिफ्ता इस्माइल को हटा दिया गया था, फिर इसहाक डार साहब वजीर खजाना बने, तब भी BISP प्रोग्राम चल रहा था और वर्ल्ड फूड प्रोग्राम जो बेनजीर नशो प्रोग्राम के साथ उनकी एफिलिएशन है वो भी जारी रहा, 2024 में भी जारी रहा, 2025 में भी जारी है। इस वक्त कितनी रकम मुख्तस की जाती है उनको? देखिए, ये रकम बाद में भी बढ़ती रही है और इस वक्त तक जब से ये प्रोग्राम शुरू हुआ है, इस वक्त तक 97 अरब रुपया जो है वो नशो नुमा प्रोग्राम के तहत पूरे पाकिस्तान में तहसील किया 97 गया है, बिलियन। जो आज की डेट है इस वक्त तक। और ये सारा जो है ये उसी मैकेनिज्म के तहत जो मैंने बताया है उसी के तहत किया है। सर तो भाई ये सवाल सिर्फ मिफ्ता इस्माइल साहब पे तो नहीं उठता ना मैकेनिज्म का, ये तो फिर औरंगजेब साहब से भी पूछना पड़ेगा, इसहाक डार साहब से भी पूछना पड़ेगा कि मिफ्ता इस्माइल साहब ने तो 2 अरब से इसको 20 अरब किया था या 21 अरब किया था। 21 अरब से आप कह रहे हैं कि 97 बिलियन अब मजीद इसमें दिए टोटल दिए जा चुके हैं, यानी कि 75 अरब तो फिर मिफ्ता इस्माइल के वजीर खजाना हटने के बाद दिए गए। तो फिर वो उस वक्त ये सवाल क्यों नहीं देखिए, उठ हर रहा साल कि पेपरा जो रूल्स कहाँ हैं? अगर इसहाक डार साहब ने एक रकम मुख्तस कर दी या औरंगजेब साहब ने कर दी, तो पेपरा रूल्स के तहत क्यों नहीं वर्ल्ड फूड प्रोग्राम प्रोक्योर कर रहा है? ये सवाल तो फिर यहाँ पे भी उठना चाहिए ना। नहीं, ये सवाल इससे पहले क्यों नहीं उठाया गया और ये सारी बातें क्यों पहले डिस्कस नहीं हुई, इसके बारे में तो मैं मालूमात नहीं रखता। लेकिन मैंने तो आपके सामने बिल्कुल वो ठोस हकायक और फैक्ट्स रखे हैं जो कि हमारी मिनिस्ट्री से हमें मौसूल हुए हैं, पॉवर्टी एलिवेशन से। और रूल्स, पेपरा या जो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है उनका इंटरनल मैकेनिज्म क्या है, किस तरह वो प्रिक्योर कर रहे हैं या करते रहे हैं, ये सारी चीजें जो हैं ये आगे आगे जाके देखी जाएंगी। जैसे मैंने कहा कि जो रेलेवेंट स्टैंडिंग कमेटी है वो देखेगी कि इस मामले को किधर जाना है या कहाँ रेफर होना है। ये बात जो है तो ये अब फैक्चुअल है असल जो मैंने असल आपके असल सामने मामला रखी जो है। है, जो अनुशर रहमान साहब ने सवाल किया ये आपने, अब ये मामला ये है कि वर्ल्ड फूड प्रोग्राम जिसको आप कह रहे हैं कि नॉर्मली तो UN के जो प्रोग्राम्स होते हैं वो तो उल्टा पैसा दे रहे होते हैं हुकूमतों को, यहाँ वो हुकूमत से दे रहे पैसा होते ले हैं, रहे जी हैं हाँ। और फिर सप्लाई कर रहे हैं। तो ये इशू है असल, या इशू ये है कि अगर वर्ल्ड फूड प्रोग्राम खरीदारी कर रहा है तो वो पेपरा रूल्स के मुताबिक नहीं कर रहा, या असल इशू ये है कि मिफ्ता इस्माइल साहब का कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट था जिसमें उन्होंने अपनी कंपनी को ठेका दिया? असल इशू क्या है इसमें? अब देखिए, इशू इसमें 2-3 है। पहला इशू तो यही है जो आप बात कर रहे हैं कि मिफ्ता साहब जब खुद वजीर खजाना थे तो उस वक्त 2 अरब से ये 21.5 अरब किया गया, जबकि उस वक्त उन्हें पता था कि ये जो जंप आ रहा है 2 अरब से 21 अरब, इसका फायदा बरह रास्त जो है मेरी अपनी इंडस्ट्री को होगा, क्योंकि उनकी इंडस्ट्री ऑलरेडी वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के साथ कोलैबोरेशन में ये काम कर रही थी। एक ये क्वेश्चन मार्क है। दूसरा ये है सबसे पहले इस सवाल को कि एड्रेस जैसे कर मैंने लेते हैं, पहले कहा पहले कि इस ये सवाल को एड्रेस इदारे कर लेते हैं। तो लेकिन वो अब 21 अरब से आप खुद कह रहे हैं कि बढ़कर 97 बिलियन डिस्बर्समेंट हो चुकी है, तो यानी कि वो जो नहीं 75 बढ़ के अरब नहीं रुपए हुआ, मजीद दिए गए हैं बढ़ के जिसमें नहीं, दोबारा स्माइल इंडस्ट्री बढ़ को के दिए नहीं। गए, मैं तो कह रहा वो हूँ कि जिस दिन से टोटल ना, मतलब मैं कह मिफ्ता रहा हूँ साहब जिस के दिन दौर से पे, शुरू हुआ है, जी पहले तो 2 अरब था, जिस दिन मिफ्ता से इस्माइल शुरू साहब हुआ ने है उसको 20 अरब तक लेके उस गए। वक्त से लेकर आज तक, जी जो मैं 2000 समझिए में शुरू हो रहा डॉक्टर है साहब, मैं 2020 इसको में, समझाने की उस वक्त कोशिश से कर रहा आज हूँ। तक 97 अरब। पहले 2 अरब था, मिफ्ता इस्माइल ने 2022 में इसको 21 अरब कर दिया, अब टोटल डिस्बर्समेंट 97 बिलियन की हो चुकी है, यानी कि मिफ्ता इस्माइल साहब के जाने के बाद 75 बिलियन रुपीस के मजीद जो है वो इसमें रकम मुख्तस की गई है। तो उसका जवाब तो उनसे नहीं लेंगे ना, उसका जवाब फिर या तो जो मौजूदा फाइनेंस मिनिस्टर है उनसे लेंगे, उससे पहले लेंगे, और ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये भी उन्हीं को मिले हैं, इस्माइल इंडस्ट्रीज को मिले हैं, तो जी, सागरा ये साहब भी सारे उन्हीं को कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट दे उन्हीं के रहे हैं। पास हैं, अभी तक ये प्रोग्राम उसी तरह जी चल रहा है। और मैं जो आपने प्रिक्योरमेंट की बात की ना, अब ये देखने वाली बात है कि ये जो हाँ। प्रिक्योरमेंट हुई है या हुई है, पैसा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का है। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम किस तरह अपने एक इंडिपेंडेंट मैकेनिज्म के जरिए ये प्रिक्योरमेंट कर रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट का जो भी पैसा होता है जो पाकिस्तान गवर्नमेंट देती है उसकी प्रिक्योरमेंट के तरीकेकार के लिए पेपरा रूल्स फॉलो किए जाते हैं, जो इस सारे प्रोसेस में फॉलो नहीं किए गए। हाँ, आमतौर पे उस वक्त होता है जब बड़ी सिंपल सी गवर्नमेंट बात जो है खरीदारी खुद करती है, यहाँ पे गवर्नमेंट पैसे दे रही है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को और वो अपने स्टैंडर्ड्स के तहत खरीदारी करते हैं। दूसरा जो आपने कल जवाब जमा करवाया उसमें तो आप लोग खुद ये कह रहे हैं कि ये IMF से कमिटमेंट है, हमारी एशियन डेवलपमेंट बैंक से कमिटमेंट है, और इसीलिए आपने फायदा बताते हुए ये कहा अपने जवाब में कि पहले 2022 में सिर्फ 179,000 लोग बेनिफिट करते थे, अब 1.8 मिलियन लोग इससे बेनिफिट कर रहे हैं इस प्रोग्राम से। तो ये तो IMF के कहने के कमिटमेंट के तौर पे इसको बढ़ाया जा रहा है ना, इस रकम को। देखिए, बात यह है कि बेशक इसमें बेशुमार लोगों को फायदा हुआ है, खासतौर पर खवातीन और बच्चों के लिए जो प्रोग्राम मखसूस किया गया है BISP का ये वाला सेक्शन, वो उन्हें बेशुमार फायदा हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन बात सिर्फ जो है इस प्रिक्योरमेंट के तरीकेकार की है और उस दौर की है कि जब ये 2 से 21 अरब हुआ है। यही बात जो है स्टैंडिंग कमेटी ने प्रूव करनी है, और इससे ज्यादा बात मैं समझता हूँ कि इसमें कोई और है नहीं, ना कोई इल्जाम तराशी की बात है और ना इसमें कोई
पर्सनल जो है वो मैं एजेंडा सवाल किसी का इसमें ताई है। साहब ये करना चाह रहा हूं, दो से आपने कहा 2000 से 2020 से लेकर 2022 में इसको 2 अरब से 21 अरब किया गया। सिर्फ इस हद तक क्यों देखा जा रहा है? 23 का 24 का आप कह रहे हैं कि क्वांटम तो और बढ़ता रहा है और वो भी स्माइल इंडस्ट्रीज को दिया जा रहा है, तो वो क्यों नहीं देख नहीं रहे? वो अगले 2 सालों का क्यों नहीं देख रहे आप? देखें, बात यह है कि जो मेजर जंप था ना, ये 2000 से 21 अपना 2 अरब से 21 अरब, वो मेजर जंप था। उसके बाद अगले सालों में 1 अरब का इजाफा, थोड़ा इजाफा, फिर इतना इजाफा किसी भी दौर में नहीं हुआ। लेकिन कंटिन्यू और तो रखा टोटल जा जो रहा है ना। 97 है अगर ना, वो इसमें कोई फ्रॉम डे मैलिफाइडी 1 होती या कॉन्फ्लिक्ट ऑफ डेट, इंटरेस्ट का मामला ये होता, अपने टोटल आप को बेनिफिट देने के लिए किया 97 होता मिफ्ता इस्माइल साहब ने, तो फिर इसको डिसकंटिन्यू कर देते ना। कंटिन्यू भी कर रहे हैं, रकम भी बढ़ा रहे हैं, क्यों? देखिए, अब प्रोग्राम तो जाहिर है ये एक इंटरनेशनल लेवल का प्रोग्राम है, प्रोग्राम की अफादियत अपनी जगह के ऊपर है, लेकिन इस पैसे की जो रिक्वायरमेंट, उसके ऊपर जो इस वक्त सवाल उठाया गया है, इससे पहले क्यों नहीं उठाया गया, ये मैं तो इसका जवाब नहीं दे सकता कि पहले क्यों नहीं लेकिन उठाया गया। नहीं तारिक साहब, कंटिन्यू मेरा तो इसमें सवाल ये रहना है कि था, चूंकि आप जाहिर है सवाल तो गवर्नमेंट उठा ऑफ रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान का आप एक सवाल प्रोग्राम को है। 2022 तक महदूद कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि अगर सवाल वाकई नहीं आप नहीं, कह मैं रहे हैं कि बिल्कुल पेपर महदूद नहीं रूल्स कर के रहा। हवाले से भी है, किसको कॉन्ट्रैक्ट मिला इस हवाले से भी है, तो वो तो फिर 2023, 24, 25 को भी देखना पड़ेगा ना। बिल्कुल देखना पड़ेगा। देखिए, अगर एक चीज गलत हुई है और वो उसी तरीके से आगे चलती रही है, हर दौर में बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम और नशोनुमा प्रोग्राम को फंडिंग होती रही है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये कि क्या जब पहली दफा ये कॉन्ट्रैक्ट दिया गया स्माइल इंडस्ट्रीज को, तो क्या तमाम जो पाकिस्तान में बाकी इदारे फॉलो करते हैं गवर्नमेंट का पैसा स्पेंड करने के लिए, वो तरीकाकार अपनाया गया या नहीं। और उसके बाद वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के साथ जो कोलैबोरेशन हुई है, वो तो इदारे मैंने आपको बताया है कि फंड्स देते हैं, वो सही, हमारा गवर्नमेंट का पैसा लेके अपने इंटरनल स्माइल मैकेनिज्म को इंडस्ट्रीज से कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं, स्माइल ये इंडस्ट्रीज क्वेश्चन से मार्क है, हमने इसके ऊपर अभी स्माइल आगे बात इंडस्ट्रीज होनी से है। हमने इसमें कुछ मालूमात हासिल की। वो कह रहे हैं एक तो 20 साल से हम ये कर रहे हैं, और दूसरा वर्ल्ड फूड प्रोग्राम जो हमसे प्रोक्योर करता है उसका कुछ हिस्सा पाकिस्तान में दिया जाता है, बाकी सारा एक्सपोर्ट होता है। वो कह रहे हैं एक्सपोर्ट का काम हम पिछले 20 साल से कर रहे हैं, यानी वर्ल्ड फूड प्रोग्राम हमसे प्रोक्योर करता है और बाहर फिर डिस्ट्रीब्यूट करता है ये साशेज वगैरह। तो वो कह रहे हैं ये काम तो हम पहले से कर रहे हैं। देखें, बाहर अगर कोई एक्सपोर्ट कर रहे हैं, किसी और मुल्क को दे रहे हैं, तो वो तो उनका अपना मैटर है ना, उसके तो ना पाकिस्तान में कोई पूछ सकता है और ना कोई आपसे सवाल करेगा। सही। ये सवाल तो सिर्फ उस पैसे के हवाले से उठा है जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान हर बजट में एलोकेट करती है और उसकी प्रॉपर जो है आगे इस्तेमाल किया हो रहा है। ये क्वेश्चन उस हवाले से सेनेट में लेकिन किया क्योंकि गया है आपका और क्योंकि वही जवाब दिया गया है, जो 2022 बड़ा तक रेलेवेंट महदूद है, था, फैक्ट के मुताबिक है। आपका जवाब 2022 तक महदूद था, और जो नैब में भेजने की वाली बात हो रही थी वो भी 2022 तक या मिफ्ता इस्माइल साहब तक महदूद थी। इसलिए तासुर ये जा रहा है कि क्योंकि वो आपके साबिक साथी हैं, सियासी हरीफ हैं आपके, इसलिए सिर्फ उनको टारगेट किया जा रहा है। बाकी ये प्रोग्राम चल रहा है, आईएमएफ के कहने पे चल रहा है, आईएमएफ से कमिटमेंट पे चल रहा है, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम जैसी बॉडी के साथ चल रहा है, जो कि ऑब्वियसली जिनकी क्रेडिबिलिटी है, तो उन पर सवाल नहीं उठा रहे आप, सिर्फ मिफ्ता साहब तक इसको महदूद करें। इसलिए सियासी विच हंट का इस पर एक तासुर जा रहा है। देखिए, गुजारिश ये है कि आप इसको ना दो हिस्सों में कर लें। एक तो ये कि फंडिंग किस तरह होती रही है, मेजर जंप जो है उनके दौर में आया, उस वक्त वो ऑलरेडी कोलैबोरेशन में थे वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के साथ, उनकी इंडस्ट्री कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की बात हुई है, ये इसका एक हिस्सा है। दूसरा हिस्सा इसका ये है कि हर दौर में जब इसको फंडिंग होती रही और उसके बाद एक ही इंडस्ट्री जो है जिसके साथ वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की कोलैबोरेशन थी, अभी तक उसके साथ अगर वो चलती रही है, अगर तो वो उन तमाम तार असूलों और ज़ाब्तों और प्रिंसिपल्स को फॉलो करके ये सारी डील हुई है या सारी प्रोक्योरमेंट हुई है, तो ये फिर और बात है। तो फिर ये आपका असल अब सवाल जो है, आपका असल सवाल वो हुकूमत पाकिस्तान से तो है, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम से भी है कि क्या वो अपनी प्रोक्योरमेंट जो है एक ठीक तरीके से कर रहे हैं, एक स्टैंडर्ड के तहत कर रहे हैं। और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से आपका ये सवाल है, मिफ्ता इस्माइल से नहीं, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से, कि पेपरा रूल्स इस पे अप्लाई होने चाहिए नहीं होने चाहिए, ऐसा ही है ना? जी बिल्कुल ऐसा ही है। इसकी जो प्रोब करनी है स्टैंडिंग कमेटी ने, यही दो तीन एस्पेक्ट जो हैं, ये जो मैंने आपके सामने रखे हैं, इसी के ऊपर आगे बात होगी और उसी को लेके ही आगे स्टैंडिंग कमेटी ने चलना है। अब तो उन्होंने देखना है आगे के क्या मामले को कैसे लेके जाते हैं। सही है। और जो उन्होंने ट्वीट में आपसे कहा कि आप मॉरल करेज पैदा करें और अपना जो प्रिविलेज है, पार्लिमानी प्रिविलेज, उसको खत्म करके मेरा सामना करें कोर्ट ऑफ लॉ में, उस हवाले से आपने कुछ सोचा है, या आपने ये सोचा है कि जो इल्जाम आपने उन पर लगाया वो वापस ले लें? देखिए, पहली बात तो ये है, मैंने शुरू में आपके प्रोग्राम में कहा कि मैंने कोई इल्जाम नहीं लगाया। मैंने वो ठोस हकायक, फैक्ट्स, फिगर्स के साथ ऐवान में पेश किए हैं जिन्हें अपनी ट्वीट में उन्होंने तस्लीम किया है। ना उन्होंने ये कहा कि मेरा इस प्रोग्राम से कोई ताल्लुक नहीं है, ना उन्होंने कहा जनाब के वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के साथ मेरा कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ना उन्होंने कोई और चीज डिनाई की है। आप समझते हैं आपने फैक्ट्स रखे, इसमें कोई करप्शन का एलिमेंट नहीं है? हाउस पे रखी है, वो तो उन्होंने मानी है अपने एक्स पोस्ट में। यानी आप कह रहे हैं कि आपका कोई करप्शन का इल्जाम नहीं है उनके ऊपर? तरीकाकार जिसके तहत ये सारे पैसों की तरसील हुई है,
इसकी शफाफियत को आगे चेक किया जाएगा और वहीं से सारी बात पता लगेगी कि कैसे हुआ है। मैंने उनके ऊपर कोई इल्जाम नहीं लगाया। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब हमारे साथ प्रोग्राम में। ब्रेक शामिल करते हैं, मजीद बात करेंगे इसके पास। वेलकम बैक। भारत से हालिया कशीदगी में जंगी, सियासी और सिफारती महाज पर अहम कामयाबियों के बाद पाकिस्तान की दुनिया के अहम दारुल हुकूमतों में प्रोएक्टिव डिप्लोमेसी से मुस्बत नताइज निकलते नजर आ रहे हैं और इस सफारतकारी के जरिए जहां पाकिस्तान न सिर्फ अमरीका से बहुत जल्द तिजारती मुआहदे होने और अमरीका की पाकिस्तान में सरमायाकारी की उम्मीद जाहिर कर रहा है, वही अमरीका भी इंसानी दहशतगर्दी और खित्ते के अमन के लिए पाकिस्तान के किरदार की खुलकर तारीफ कर रहा है। अहम बात यह कि कल नायब वजीर आजम इसाक डार की अमरीकी दारुल हुकूमत वाशिंगटन में अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो से मुलाकात हुई, जिसमें तजारती रवाबित के फ़रोग, इंसानी दहशतगर्दी, इलाकाई अमन, सरमायाकारी और ज़राअत समेत दीगर अमूर पर बातचीत हुई। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की लाजवाल कुर्बानियों का एतराफ़ करते हुए कहा कि आलमी और इलाकाई अमन के हवाले से पाकिस्तान ने हमेशा मुस्बत किरदार अदा किया है, जबकि अमरीकी महकमा जारी बयान में भी पाकिस्तान के खत्ते में इस्तेकाम और ईरान के साथ मुकालमे में सालिस के किरदार अदा करने पर पाकिस्तान का किरदार को सराहा गया है। अमरीकी महकमा खारजा के मुताबिक सेक्रेटरी रूबियो ने ईरान के साथ बातचीत में सालिसी में तामीरी किरदार अदा करने के लिए पाकिस्तान की मुसलसल आमादगी और इलाकाई इस्तेकाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पाकिस्तान के अज़म को सराहा। दोनों वज़राए खारजा ने दाइश खुरासान का मुकाबला करने समेत दो तरफा इंसानी दहशतगर्दी ताउन को मज़ीद गहरा करने के इम्कानात पर भी तबादला ख्याल किया और रवां साल अगस्त में इस्लामाबाद में होने वाले अमरीका पाकिस्तान इंसदादी दहशतगर्दी डायलॉग पर भी बात की। इस अहम मुलाकात के बाद नायब वज़ीर आज़म इसाक डार ने अमरीकी थिंक टैंक अटलांटिक काउंसिल से खिताब में दावा किया कि पाकिस्तान का अमरीका के साथ तिजारती मुआहदा चंद हफ्तों में तय हो जाएगा। We are working constructively to finalize a trade deal soon. Pakistan seeks better market access in the US. On our part, we are working towards granting greater market access to the US products in the large Pakistani market. Eventually, a free trade agreement could be a game changer to boost our economic partnership. इसाक डार कह रहे थे कि पाकिस्तान को अमेरिका से इमदाद नहीं, तिजारत चाहिए और वो अमरीकी सरमायाकारों को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत दे रहे थे। इसके अलावा नायब वजीर आजम इसाक डार ने कल इसी मौके पर बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की कैद और सज़ा से मुतल्लिक होने वाले सवाल पर अमरीका में कैद आफिया सिद्दीकी का भी जिक्र किया, जिसको लेकर इसाक डार पर कड़ी तनकीद की जा रही है। इसाक डार के इस बयान पर यह इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि उन्होंने इमरान खान की सज़ा को जवाब फराहम करने के लिए आफिया सिद्दीकी की अमरीकी अदालत से सज़ा को भी दुरुस्त करार दिया है, जबकि नून लीगी रहनुमाओं का माजी में मौक़िफ़ है इसके बरक्स राय। पहले सुनिए इसाक डार ने इस बारे में कल क्या कहा था। You see, when you take the state on and you pick up the arms and you do things what happened on May the 9th, unfortunately a man like me cannot even do anything. The due process of law has to take place, which is in progress. So I think we should not politicize anything. For example, if I say that Afia Siddiqui is here for decades and going to be God knows till when, so I think I will be unfair. If your due process of law has resulted in that action, the same applies to everybody. So there is no exception. अब अहम बात यह कि इसाक डार ने डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को अमरीकी अदालत से सजा मिलने को दुरुस्त या गलत तो नहीं कहा, मगर उन्होंने इस सजा को कानूनी कार्रवाई का नतीजा करार देते हुए कहा कि जिस तरह अमेरिका के अदालती निज़ाम और ड्यू कोर्ट्स के तहत सजा पर सवाल उठाना अनफेयर है, वही असूल दूसरों पर भी लागू होता है। इसाक डार के इसी बयान को लेकर उन पर तनकीद की जा रही है कि अगर हुकूमत दहशतगर्दी के केस में डॉक्टर आफिया की सजा को ड्यू प्रोसेस का नतीजा समझती है तो फिर अमरीकी हुकूमत से उनकी हवालगी का मुतालबा कैसे किया जाता है, क्योंकि नून लीग डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की रिहाई और वापसी के लिए उनकी फैमिली को यकीन दहानियाँ करवाती रही है, जबकि इसाक डार अमरीका में आफिया सिद्दीकी की रिहाई के बजाय आफिया सिद्दीकी को ड्यू कोर्ट्स के तहत सजा मिलने की बात। अहम बात यह कि इस वक्त इस्लामाबाद के हाई कोर्ट में डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की रिहाई से मुतल्लिक केस की समाअत भी जारी है, जहां पीर के रोज अदालत ने वजीर आजम शहबाज शरीफ और काबीना अरकान को तौहीन अदालत का नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब किया था, जिसके बाद कल वजीर आजम शहबाज शरीफ से डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की बहन फौजिया सिद्दीकी की मुलाकात हुई थी। इस मुलाकात के बाद जारी एलामिये के मुताबिक वजीर आजम ने डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की बहन को हुकूमत की हर मुमकिन कानूनी और सिफारती मदद की यकीन दहानी करवाते हुए कहा कि हुकूमत डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के मामले में गाफिल नहीं है, मगर कल इसाक डार के बयान के बाद हुकूमत के दावों पर तनकीद की जा रही है, जिसके जवाब में नायब वजीर आजम इसाक डार ने
सीनियर सहाफ़ी हामिद मीर से रब्ता करके अपने बयान की वजाहत करते हुए कहा है कि उनके बयान को सियाक व सबाक से हटकर पेश किया जा रहा है, क्योंकि वो तवील अरसे से डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की रिहाई की कोशिश का हिस्सा हैं और अब भी इस पर कायम है। आज के प्रोग्राम में इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।